सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्री गोविंद जी काकाणी को, जो रतलाम के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक है। आज की इस कार्यशाला का जो विषय दिया है, भारतीय संस्कृति और किसान की दुर्दशा। भारतीय संस्कृति जब हम देखते हैं तो वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की हम बात करते हैं। और उसके लिए हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने बहुत तप करके जीवन जीने की कला बनाई, परंतु विदेशी लोगों की निगाह हमारे भारत की संस्कृति पे पड़ी और उन्होंने हमारी संस्कृति को कैसे बदला, आज के ऊपर इस चिंतन को हम करेंगे। जल, जन, जमीन, जंगल, जानवर, ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनसे पूरे पृथ्वी की सृष्टि की संरचना है। आजादी के बाद नए आधुनिकीकरण के ऊपर हमारा देश चला गया। किसान घर में रखी गाय को हटाकर ट्रैक्टर लाना शुरू किया। 1980 तक तो यह लगभग कम था, इतना नहीं था, पर 1980 के बाद तेजी से आधुनिकीकरण बन हुआ और हर घर के अंदर ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर, पूरा संसाधन आने लगे और देखते देखते हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। कैसे? पहले किसान के घर के प्रत्येक बच्चे से लेकर, छोटा बच्चा से लेकर महिला, सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाते थे। खेत की उस प्रक्रिया में वो सब अपना योगदान देते थे। सब परिवार के सदस्य हिल मिलकर पूरा खेती की बोनी से लेकर खेती की कटाई, उसको वापस बैलगाड़ी में भरना, बैलगाड़ी में भरकर उसके पिताजी लेकर जाके मंडी में जाना, मंडी में जाकर बेच के आना, और तब वो रुपया उनके घर तक आता था और उनका पूरा घर संयुक्त रूप से रहता था। ट्रैक्टर के आने से, अन्य संसाधन आने से, एक ही व्यक्ति खेत में जाता है, वही ट्रैक्टर के माध्यम से पानी पिलाता है, वही सब कुछ करता है। तो उसके कारण ये हुआ कि जो बैल रहते थे, बैल भी गायब हो गए, बैल गायब हो गए, गाय गायब हो गई। अब आप सोच रहे हो कि खाद कहां से आएगी? खाद तो हमको गैया मैया से मिलती थी ना। गाय क्या करती थी? उस किसान के घर में दूध देती थी। खेतों में जो चारा उगता था, गेहूं कटिंग के बाद रहता था, और वो चारा खा के और जिंदगी जीना चाहती थी, वो जिंदगी जीती थी। बैल उसके सुख दुख के अंदर, सब हर कार्य के अंदर काम आते थे। आधी रात को उठाओ, यदि घर में कोई बीमार हो तो उसको ले जाने के लिए काम में आते थे। एक कोने में पड़े रहते थे, छोटा सा कमरा रहता था, उसके अंदर वो अपना जीवन व्यापन कर लेते। कोरोना काल में हम एक कमरे में जब गिरे ना, तो हमको जिंदगी समझ में आ गई कि क्या है ये। कई तो मुझे ऐसे देखने को आया कि पागल हो गए, मनोवैज्ञानिक तौर पर ऊपर बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए और न जाने क्या क्या हरकतें करने लगे। उनको भी ठीक करना, पर हमने गाय की चरनोई की जमीन ले ली, उनको बिल्कुल कर दिया। और किसानों के इस बढ़ते उपकरण के कारण गाय, बैल, ये पशु सब गायब हो गए। कहाँ गए? कहाँ गए? कत्ल खाने में। बड़ा दुख होता है, मन व्यथित हो जाता है। आपको आश्चर्य मतलब, मेरे पूर्वजों ने, मैं जो भारतीय संस्कृति की बात करूं, हम 5 भाई, सबके नाम कृष्ण पे हैं। केशव, माधव, दीन दयाल, भज गोविंदा, भज गोपाल। हम 5 भाई, कृष्ण के नाम। कृष्ण के इस देश के अंदर गायों का यूं कत्ल करने में जाना, कत्ल खाने में जाना, बैलों का कत्ल खाने में जाना, मन को बड़ा द्रवित कर देता है। और ये कैसे हुआ? ये सब ट्रैक्टर्स और अन्य आधुनिक जो औजार आए, उपकरण आए, उसके कारण। अब इसका कारण हम कैसे रोकेंगे और क्या करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे हम। अब किसान के ने जो कुछ किया, गैया मैया के दूध से जो घर बढ़ता था, पोषक तत्व आते थे, पूरा घर हस्त पुष्ट रहता था, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। देश के अंदर दूध और घी की नदियां बहती थी, ऐसा हमने सुना था। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, पर विदेशी संस्कृति ने
कैसे? ये गए, उसकी जगह ट्रैक्टर जो आए, उसके कारण डीजल का खर्चा हुआ। डीजल पेट्रोल भारत के अंदर इतना नहीं है, हमको विदेशों से बुलवाना पड़ता है। हमारा पैसा पूरा विदेशों में जाना शुरू हुआ। गाय के गोबर से खाद बनती थी, पौष्टिक खाद, जिसके ऊपर हम पूरा ग्रुप चर्चा कर रहे हैं। और उस पौष्टिक खाद से जो अन्न में जो मिठास आती थी, जो रोटियां बनती थी, चाहे गेहूं की हो, वो शरबती गेहूं हो, वो चीजें आज कहाँ मिलते हैं। वो मैक्सिकन गेहूं आए थे, उसके साथ न जाने कौन कौन सी गाजर घास और वो सब चीज आई, पूरे देश की जमीन को मतलब इतना बर्बाद कर गई कि आज भी उस गाजर घास के कारण अनेक बीमारियां, खुजली से लेकर वो अभी तक हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। ये सब विदेशों की एक साजिश के तहत हुआ। मुझे बचपन में गाय का निबंध याद आता है, सबने पढ़ा, सबने लिखा, याद आया ना। बचपन में सक्सेसिव पे बार बार ले जाऊंगा आपको। गाय के गोबर से ये होता है, गाय ये करती है, गाय वो करती है, मरती है तो उसके सींग से बटन बन जाते हैं, उसके चमड़े का उपयोग हो जाता है, उसके हर चीज से उपयोग होता है। उसके बाद भी हमने हमारे उससे इसको गायब कर दिया, कसाईयों के हाथ भेज दिया। बड़ा दुख होता है। अब पर्यावरण के इस नुकसान को हम कैसे पूरा कर पाए? सबसे बड़ी समस्या है एक और, संस्कृति का जो परिवर्तन हुआ ना, पाश्चात्य संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति में, पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग तेजी से काम करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है ये जो किसान आंदोलन और जिस ढंग से चल रहा है कि हम तो पराली या वो तो जलाएंगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम तो कोई कानून नहीं मानते, हम तो खेतों में जलाएंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में पीछे कमर पे सिलेंडर बांध के घूमना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तब हम सांस ले पाएंगे। वो चारा गाय को खाने के काम में आता, पर अब गाय नहीं है तो वो चारा जला रहे। मुझे ये बताओ, यदि वो गाय और बैल और वो सब होते तो क्या ये किसान उस चारे को जलाते? नहीं जलाते। पर्यावरण की जो समस्या है वो भी नहीं होती। अब जितने ट्रैक्टर आए, अन्य संसाधन आए, सब में डीजल लग रहा है, वो काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे अंदर शहर में घुली हुई है। दिल्ली में तो निकल जाओ तो शाम के टाइम, दिल्ली छोड़ो, अपने इंदौर में ही अपन चले जाओ तो शाम के टाइम राजवाड़ा पे आप सांस नहीं ले सकते। जब निकलेंगे तो पूरा शरीर काला हो जाएगा। ये पर्यावरण को पूरा पूरा प्रदूषित किया है। पेट्रोल डीजल ने आर्थिक स्थिति, हमारे पूरा देश की जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। अब उसके साथ जब गाय का गोबर नहीं है, खाद नहीं है, तो यूरिया आया। विदेशी कंपनियां हैं, लालच देती है, आप ये लो, ये उपयोग करो। हमारे जितने फर्टिलाइजर्स वाले हैं उनको सबको आपको मालूम है, उपयोग करने के लिए विदेशी ट्रिप पे ले गए, ग्रुप के ग्रुप बना के ले गए कि आप ये किसान को खाद बेचो, वो राख हो तो भी भेजेंगे, राखोड़िया खाद है या जो भी खाद है वो देते हैं और उनसे तगड़ा पैसा लेते हैं और उनको उस पैसे से विदेशों में न जाने कहां कहां ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा बेटे। उनको लालच देकर इस देश से गद्दारी करना सिखा दिया। न जाने कितनी बार खेतों के अंदर इतने जहरीले, इतने घातक तत्व वो लोग छिटकवाते हैं और उसका पूरा असर उस जो खेती से आने वाली उपज है उसके अंदर चले जाता है। हम लोग तो कई बार बिना धोए खा लेते थे, मालूम ही नहीं था कि क्या है। हम खेतों में से गाजर उठाई खा लेते थे, कुछ भी इतना नहीं। लेकिन आज की तारीख में ये कि उसको दो दो तीन तीन बार भी धो दो तो उसके अंदर से उस जहर का अंश नहीं जाता। इस ग्रुप में डॉक्टर्स हैं, अन्य सब बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट टाइप लोग मैं देख रहा हूँ जिनके विचारों से मैं अवगत हूँ। उनको मालूम है कितनी घातक बीमारियां हैं, कैंसर, लीवर, किडनी। उम्र की एक सीमा थी, 80, 90, 100, तो देखने को बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमारा तो जीवन अब 60-70 के बीच में ही निपट जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। कारण हमको वो ना दूध मिलता है। कौन सा दूध मिलता है, कभी कल्पना करिए आपने? गाय नहीं है तो दूध क्या करते हैं, ये यूरिया से दूध बना देते हैं।
नकली दूध, नकली दूध। हम अपने बच्चों को वो नकली दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा? सुषमा जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनको सब जानकारी इस बारे में। पूरी तरह उन बच्चों का जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसके कारण परिवार का जो सब सदस्य चले जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या प्रॉब्लम होती होगी वो आप सोचो। उस नकली दूध, उस यूरिया युक्त या उस सब्जी फल फ्रूट या वैसी सब्जियां खाने से उसके शरीर के अंदर जो घातक तत्व गए, असमय चला जा रहा है, पूरा परिवार टूट जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। गाय से दूध निकालने के लिए क्या करते हैं? मेहनत कौन करे? इंजेक्शन ठोका, दूध निकाल लिया। क्या ये कहां जा रहा है? सोचने पे मजबूर होता है। इंजेक्शन लगा दिया, लौकी इतनी थी, सुबह इतनी बड़ी हो गई, किलो में, वेट में, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना है। अब ज्यादा पैसा किसान को कमाना है तो वो और भी और उसके अंदर के अंदर नैतिकता खोता है। उसके लिए वो क्या करता है? इंजेक्शन लगाया, फल को पकाने के लिए जल्दी से जल्दी, आज लाया कच्चा, उसको कार्बाइड डाला, उसको पका दिया, और वो कार्बाइड का अंश आप देखो केले के अंदर, अन्य जो फल पकाते हैं उसके अंदर, फल के अंदर वो स्वाद ही नहीं आ रहा। रात को वो चेम्बर में रख देते हैं, अंदर वो गैस का चेम्बर है, उस चेम्बर में वो फल पक जाते हैं। सुबह देखो तो वो वापस एकदम पके हुए, कल हरे थे आज पूरे एकदम हो गए। पर वो जो मिठास जो नेचुरल पकता था और जो डाली पे पक के आता था, वो आज आने को हमको अपने हाथ में वैसा नहीं आता है। इन सब घातक परिणामों को यदि आपने सोचने पे मजबूर किया तो उस व्यवस्था पे वापस लाना है। जैविक खेती को प्रभावित करने के लिए हमको प्रयास शुरू करना पड़ेगा। अब हम किसके लिए क्या करेंगे? जो संगोष्ठी है उसमें गाय को पालना। अब हमारे यहाँ तो इतनी स्पेस नहीं है कि गाय पाल सकते हैं, बड़े शहरों में रहने के लिए जगह नहीं है, तो गाय कैसे पालेंगे? तो हम सामूहिक प्रयास से गौशालाओं को कुछ मदद करें। यदि गौशालाओं को मदद करी तो गाय कटने से जाने से बच जाएगी, बैल कटने जाने से बचेंगे। बैल रहेगा तो गाय, और दोनों को मिलकर रहेंगे तो ये प्रजाति खत्म नहीं होगी। दूध हमको मिलेगा, हमको अन्य पौष्टिक तत्व मिलेंगे, खाद मिलेगी। तो गाय की जो चरनोई की जमीन थी वो भी भूमाफियाओं ने खरीद कर उसको, गाय को चरने लायक भी नहीं जगह बची। अब जंगल नहीं बच रहे हैं, तेजी से सीमेंट कंक्रीट आधुनिकीकरण बन रहा है। अब उसके अंदर न तो पेड़ लगाने की प्रवृत्ति है, न जंगल बचाने की प्रवृत्ति हमारे मनुष्यों में आ रही है। हम तो तेजी से विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि यही चलता रहा तो पृथ्वी का वातावरण का जो पूरा एक सुरक्षा चक्र है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मैं आज सुबह व्हाट्सएप पे देख रहा था तो उसमें विदेशी अमेजोन कंपनी थी शायद, हाँ अमेजोन है। अपन मालवा के लोग हैं, दाल बाटी खाते हैं, काय पे बनती है? कंडे पे। गाय के गोबर से कंडे बनते हैं, कंडे को सुखा के रखते हैं, और उसके ऊपर अंदर मध्य आंच के अंदर जब वो दाल बाटी सिकती है, दाल बाफले सिकते हैं, उसका स्वाद इतना है पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। उसकी जो राख है, कभी घर लाए? नहीं लाए। हमारे यहाँ बर्तन मांजने के अंदर वो राख का प्रयोग होता था, उससे सभी कीटाणु मर जाते थे, और बर्तन माली वो गाय वो राख हम बहुत ऐसे ही आ जाती है, हमारे यहाँ पैसे लगते नहीं थे। आज जब मैंने उस पर देखा तो उसकी आप कीमत सुन के दंग रह जाएंगे। 1200 रुपए किलो बर्तन मांजने की वो राख, वो भी 4% डिस्काउंट पे। कहा बड़ा सुनकर लगा कि ये विदेशी लोग बेचने में तो बहुत चालाक हैं। हमारे देश की गाय, हमारा सब, उस लाख को भी 1200 रुपए। कुल मिलाकर मैं विषय में यहाँ आता हूँ, संयुक्त परिवार क्या होते थे बचपन का मुझे याद है। मैं कटारिया बिल्डिंग उसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ मेरा संयुक्त परिवार था। 22 जने सुबह इस चौके पर, ये पढ़ो, उसी तीसरे नंबर कमरे में, सुषमा जी आपको याद आ जाएगा, कटारिया बिल्डिंग, एक पहला नंबर ऑफिस, दूसरा नंबर कमरा और तीसरा नंबर जो कमरा है उसके अंदर, उसके बाद चौक और हमारा पीछे गच्ची। उस 22 जने का एक साथ भोजन पकना, यह भारतीय संस्कृति। सुबह उठ के 6 बजे से हम सामूहिक प्रार्थना, प्रार्थना के बाद सब बड़ों को धोख देना, और उससे हमारा दिनचर्या को शुरुआत करते थे। और उस शुरुआत के बाद
जो नहीं आता था तो ये समझ में आ जाता कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए आज इस हमारी प्रार्थना में नहीं है, यानी बीमार है या बाहर गया है या उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये कोई चीज। ये भारतीय संस्कृति थी, एक एक बच्चे के ऊपर पूरा परिवार का ध्यान रहता था। अब किसान जो है उस पे लेके आता हूं। किसान का परिवार टूटा। खेत के अंदर जाने वाला अकेला व्यक्ति इतना बड़ा खेत जोत सकता है क्या? नहीं जोत सकता है। परिवार टूट गए, संपत्तियां बढ़ गए, खेत छोटे छोटे हो गए। जितने छोटे छोटे हो गए उनको और मुश्किलें पड़ने पड़ेगी। परिवार का यदि मुखिया चल गया तो खेत कौन जोएगा? वो दूसरे को दे देता। ये गरीबी के अंदर डूबते चले गए। सरकार की अनेक योजनाएं होने के बाद भी किसान आज गरीबी की हालत में है। और जो संपन्न किसान है उसके पास सब संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, वो दूसरे छोटे किसानों के खेतों के ऊपर कब्जा करते जा रहा है, जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। और जो ये पॉलिसी आ रही है उसके अंदर भी यही बात है कि हमको किसानों को नष्ट न होने देने के लिए उनकी जमीन उन्हीं के पास देना चाहिए। उनको जो जैविक खेती का है मूल्य है, वो मूल्य भी नहीं मिल पाता। जो यूरिया और अन्य खाद में करते हुए गाय और उसका करता है, उसको मेहनत और लागत बहुत लगती है, खाद बनाने में समय लगता है, सब कुछ है, पर उसको यदि वो मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा तो निश्चित वो जैविक खेती की ओर बढ़ेगा। हमारे यहाँ हमने ये प्रकल्प शुरू कर दिया है। कल हमारा जैविक खेती का हाट है, मैं उसका वीडियो लूंगा, आपको बताऊंगा। हमारे 10 किसान हैं, उसमें अशोक पाटीदार जी, जिनको मैंने आपको से जोड़ा है इस ग्रुप से। अभी वो आए कि नहीं मुझे सामने नहीं आए मेरे सामने, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान है, मैं उनको जोड़ूंगा, लाऊंगा। वो हमारे उसके ग्रुप के लीडर्स हैं। और वो जैविक खेती के 10 किसान अपनी उपज लाते हैं। कल हमारा हाट 1 बजे से लेकर शाम को रहेगा 6 बजे तक। उसके अंदर एक से एक अच्छी जैविक खाद से उत्पन्न सब्जियां, अनाज, वो सब आएंगे और वो किसान देंगे, उनको वो मूल्य मिलेगा। और धीरे धीरे ये शास्त्री नगर से हमारा, जहां से मैं पार्षद रहा लगातार, उस शास्त्री नगर में घर घर में ये मुहिम चालू हो गई है। उनको जैविक खाद की ये चीजें मिल रही है। बस हमको किसानों को बढ़ावा देना है। और गाय, गरीब और नारी, मैंने एक स्लोगन पहले बोला था, याद हो तो उस दिन जल्दी में बोला था, एक बार फिर से बोलता हूँ। मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, गाय, गरीब, नारी की रक्षा करना है। ये 3 ऐसे हैं जिनके अंदर भगवान विराजते हैं। यदि इनकी 3 की पूजा कर ली तो पूरा भारतवर्ष फिर परम वैभव पर पहुंच जाएगा। मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, गाय, गरीब, नारी की रक्षा करना है। अब जो राजनीति के कारण, जो भ्रष्टाचार के कारण जो देश की स्थिति बनी हुई है, और उसी के ऊपर ये अगली 2 लाइनें रहती है कि भ्रष्टाचारी, पापी, पाखंडी राजनीति के इस शोर शराबे में, भ्रष्टाचारी, पापी, पाखंडी राजनीति के इस शोर शराबे में घर घर जैविक खाद का अलख जगाना है। घर घर जैविक खाद का अलख जगाना है। आज के इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं सभी का धन्यवाद। जय हिंद। अब आपस में अपन चर्चा कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति को हमको पुनः जीवित करना है। घर के अंदर कोरोना काल के अंदर हमने एक दूसरे का जो प्रेम, अपनत्व पाया है, उसको अब मत खोना। आपस में बैठ के चर्चा करना, बच्चों से बात करना, मोबाइल छोड़ दो, आपस में मिलन, एक बार बच्चों को गले लगाना, दिन भर में वापस उस पर आ जाओ, और वो संस्कृति आ जाएगी तो मैं मानता हूं कि कोई भी विदेशी हमारी इस संस्कृति को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो रग रग में है, कण कण में है, हर कण कण में भगवान है, रग रग में गीता का समावेश है। और उस संस्कृति को हम गर्व करते हैं, हम उसके ऊपर बढ़ेंगे। पूरा विश्व आज भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। जो वैक्सीन हमने बनाई है पूरे विश्व में अनेक देश ले रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है। बस एक आत्मविश्वास और देश के प्रति जीने की भावना। हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। उस भावनाओं के साथ जो भी कार्य करेंगे, निश्चित हमारा मिशन सफल होगा। मैं किसानों से, भाइयों से अपील करूंगा कि वो अपने खेतों के अंदर, क्योंकि वो पाल सकते हैं, वो खेत के अंदर गाय पाले, पशु पाले, और जरूरत पड़े तो जो शहर के लोग हैं वो गाय उनके यहाँ रख के उनका दूध ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी गोबर और अन्य चीज उनको काम आ सकती है। इसमें भी हमारे यहाँ कुछ डॉक्टरों ने शुरू किया है, उन्होंने फार्म हाउस खरीदे, वहां ये करा है, तो ये भी अपन कर सकते हैं। पर कुल मिलाकर
गाय को बचाएंगे। गाय के अंदर 33 कोटि देवता है, वो भारत का एक पहचान है, हमारा राष्ट्रीय पशु भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो उसके अंदर बहुत कुछ हमारा सार है और वो जैविक खेती के लिए बहुत जरूरी है। उसको बचा लेंगे तो हमारा मिशन कम पूरा तरह से सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारी पुरानी संस्कृति, पुरातन संस्कृति जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी थी, गढ़ी थी, वो बहुत सही थी और हर सब्जेक्ट में सही है। मेडिकल साइंस में भी वो ही खरा सोना है। जो ज्ञान है वो ओरिजिनल खरा 24 कैरेट सोना है और उसको हमको वापस लाना है। कि विदेशी लोग बड़े एक्सपर्ट हैं अपने माल को बेचने के लिए। तो इसके कई बड़े अच्छे अनुभव हैं हमारे पास। और जिस चीज को लेकर के आप हमने समूह बनाया है, जिस विषय पर हम अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं समूह के अंदर, अगर हम उस नब्ज को पकड़ लें तो हमारा मिशन भी बहुत जल्दी सफलता के नए आयाम चूमने लगेगा। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि करीब वर्षों पहले मुझे मनावर जाना पड़ा था एक कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के लिए। वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे, मिस्टर मोहिते करके थे। तो उन्होंने, चूंकि इंस्पेक्शन का मामला था तो यूनिवर्सिटी की टीम मेरे साथ थी और उन्होंने बड़ा हमारा स्वागत सत्कार किया। और कॉलेज में खाना खाने के बाद वो हमको घर भी ले गए अपने। और घर जब ले गए और सब लोगों से मिलवाया और जब निकलने लगे वहां से सारा काम निपटाने के बाद में, तो उन्होंने, आपको याद होगा गर्मी के दिनों में केरी का पना बनाया जाता है। केरी का उन्होंने बनाया था उनकी पत्नी ने। और जो हम 5-7 सदस्य थे, जब हम रवाना होने लगे वो केरी का पना उन्होंने हम सब लोगों को पीने के लिए दिया और हमसे कहा कि आप मनावर से इंदौर तक की जो यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको लू नहीं लगेगी। तो खैर मुझे बहुत पहले से भी ये पता था कि केरी के पन्ने का अपना बड़ा महत्व है गर्मी के दिनों में। कोको कोला, पेप्सी वगैरह कहीं नहीं लगते। और जब आपने अपने ज्ञान के बाद में ये चीज समझ ली कि पेप्सी कोला क्या है, जस्ट शुगर सिरप, कार्बोनेटेड वाटर, ये आपको कोई एनर्जी, आपकी मिनरल या जो भी कुछ है वो उसकी नीड्स को पूरा नहीं करता है। तो हम सब लोगों ने बड़े शौक से पिया और उन्होंने बहुत दिल से बनाया था, तो हम सब लोगों ने 2-2 गिलास पी लिया वहां पर। और हम सब बैठ के अपनी यात्रा करके आगे बढ़ना शुरू हुए। रास्ते में जो सब 4-5 प्रोफेसर थे, सबके बीच में एक ही चर्चा चली कि वो पेप्सी कोला और जो थम्स अप बाजार में मिल रहा है, वो लोग रास्ते में खड़े होकर के बड़े आराम से एक 10 रुपए की बोतल लेकर के एक बड़ी स्टाइल में कार के पास लेके खड़े, थोड़ा बोतल से सिप कर रहे हैं और अपने आप को तथाकथित मॉडर्न समझ रहे हैं, उससे जो कुछ नहीं मिला। और हम उससे बड़े, तो उस जो डिस्कशन था उसका जो सारांश था वो ये था कि हमारे हाथ में जो अभी हम जो पी करके आए वो गुणों की खान थी, जिसको हमने पिया हमारे शरीर को कुछ आउटपुट मिला है उससे। और जो ये लोग पी रहे हैं उससे कुछ भी नहीं मिल रहा और पैसा ज्यादा दे रहे हैं। उपज हमारे देश की है, तैयार करने वाला हमारे देश का व्यक्ति है, कंज्यूमर हमारे देश का व्यक्ति है, लेकिन हम उसको एक दोयम दर्जे की चीज मानते हैं कि ये हमारे काम की चीज नहीं, हमको थम्स अप पीना चाहिए, चिल्ड है। जो जो मुख्य मुद्दे की बात निकल करके आई कि हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि हमारे पास इतनी पावरफुल चीज उस समय हमारे हाथ में है, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, हम उसके गुणों को जनता को नहीं बता पाए, या अगर बता भी पाए तो वो ऐसा हो गया है कि बस हमने समझ लिया और आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए। और क्या कारण हुआ कि पेप्सी के 10 रुपए की बोतल एक युवा या जो भी कुछ शादी ब्याह हो रहा है, जहां हो रहा है, वो बड़े आराम से मिल रही है। और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी कि कुछ समय बाद में जब उनको ये लगने लगा कि गांव का एक आदमी 10 रुपए का थम्सअप नहीं पीता, तो थम्सअप कंपनी ने 5 रुपए का थम्सअप और पेप्सी ने निकाल दिया। अब गांव के अंदर भी 5 रुपए में उन्होंने भेज दिया उसको। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट का जो पार्ट होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने की जो स्किल्स उनके अंदर है, वो हम नहीं कर पाए। और इसलिए हम अपनी अच्छी चीजों को भी आज बाजार में नहीं ला पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे साथ हुई है। ऐसा ही आप चाय उठा के देखिए, इंग्लैंड में चाय नहीं होती है, इंग्लैंड में चाय का कोई पौधा नहीं पनपता। ब्रिटिश हमारे देश आए, उन्होंने हमारे देश में चाय का प्रोडक्शन किया, हमारे देश की जमीन, हमारे देश के उपभोक्ता, और बनाने वाला कौन? ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, ये ब्रांड हुए। और आज भी अगर हम चाय पीने जाते हैं तो हमें कौन सी चाहिए? ब्रुक बॉन्ड की चाय चाहिए, हमें येलो लिप्टन की येलो लेवल ब्रांड चाहिए हमको, और हम उस चाय को पीना पसंद। आज भी हमारा ट्रस्ट उस पर है। ये जो भ्रम पैदा हुए या जो चीजें उन्होंने मार्केट के हिसाब से हमारे अंदर पैदा कर दी, वो भ्रम हम आज तक नहीं तोड़ पाए।
तो जो मुख्य बात जो काकाणी जी ने जो विषय निकाला और जो हमारे इस ग्रुप की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी, कई बार हमारे सम्मानित सदस्य इस विषय में प्रश्न भी करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी इन चीजों को स्थापित कर सके। तो आपने भी, काकाणी जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमें गाय के महत्व को अब समझना होगा। गाय अब एक कमोडिटी नहीं है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेटली वो बनती जा रही है, लेकिन हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा, हमें गाय के उस महत्व को समझाना पड़ेगा। और माननीय गोविंद जी काकाणी जी ने एक बहुत अच्छा इशारा किया कि गाय अब सड़क पर नहीं, गाय की अगर सेवा करना है तो गौशाला में भेजिए आप उसको। गाय का सही ठिकाना, गाय की सही सेवा का जो ठिकाना है वो गौशाला है। अनफॉर्चुनेटली गौशाला का महत्व हमारे समाज से खत्म हो गया, और अगर है भी तो कहीं पर उसके पीछे हमारा एक फायदे का जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो गया। तो वो भ्रम हमारा टूटना चाहिए। गाय को यथा स्थान पर हम उसको गौशाला में भेजें, और अगर वास्तव में गाय की सेवा करना है तो हम विदेशियों से सीखें कि वो गाय की सेवा कैसे करते हैं। एक अलग बात है कि वो उसका उपयोग बाद में क्या करते हैं, हम उस पार्ट पर न जाए। हर समाज में हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी और बुरी बातें होती है, आदर्शात्मक पहलू को पकड़ने की कोशिश करें तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। तो चाहे चाय हो, चाहे वो गर्मी के दिनों में पीने वाला पना हो, चाहे ऐसी और अनेक अनेक बातें हैं हमारे समाज में जिनके महत्व को हम अपने समाज के सामने रख नहीं पाते, हम उसको प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाते, उसका विज्ञापन नहीं कर पाते। और यदि जिस दिन से हम इन चीजों पर, इस एटीट्यूड पर हम आ गए, हमने अगर इस महत्व को स्थापित कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि फिर आपको जितनी भी विदेशी कंपनी और जितनी भी हमारी चिंताएं हैं इन सब चीजों के बारे में कि हमारा एक्सचेंज, हमारे देश की मुद्रा बाहर जा रही है, हमारे लोग अपना रोजगार खोते जा रहे हैं और लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये चिंताएं उन्हीं के अंदाज में हमको उन्हीं का जवाब देना है, और ये उसका सबसे बढ़िया प्रॉपर रिस्पांस होगा। जो भी बाहर की आने वाली चीजें हैं उनको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो मैं काकाणी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा, बातों बातों में एक बहुत अच्छा इशारा सब लोगों को दे दिया है। और हम भी जब भी कहीं किसी ग्रुप में बैठे तो पने की महत्ता को हम डिस्कस करें, ना कि थम्सअप को डिस्कस करें। और अगर कहीं हमारे बीच में कोई सक्षम लोग हैं तो हम उनसे कहें कि आप केरी के पन्ने की ब्रांडिंग शुरू करें, उसका बॉटलिंग शुरू करें और उसका विपणन शुरू करें। निश्चित रूप से हम स्थान को प्राप्त कर लेंगे। जय। बस हमें एक है कि हमारे देश की का सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे दिल में होना चाहिए। और बड़े मतलब बोलते हैं ना, जिसको चतुर अंदाज से उन लोगों ने हमारे देश के बच्चों में से वो सेल्फ रिस्पेक्ट हटाया है। मैं देखती हूँ कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हिंदी बोलने के लिए अपने आप को हीन समझते हैं। जो हिंदी में बात करता है उसको हीन समझते हैं। मतलब यहाँ तक वो धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना, अब हमारे देश में घुसते गए और हमारे देश की, हमारा ही सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे देश का सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी नजरों में कम करते गए। तो एक बड़ा सा घर होता था हमारा, और आसपास बगीचा होता था, और वो बगीचा इतना बड़ा रहता था कि एक दिन में पूरे बगीचे में पानी नहीं दिया जा सकता था। तो उसके रखे थे कि वीक में 2 बार, सप्ताह में 2 बार, एक बार ईस्ट के हिस्से में दिया जाएगा, एक बार वेस्ट के हिस्से में दिया जाएगा। और जो गमले थे उनके अंदर वो झारे से पानी भर के दिया जाएगा, ये सिस्टम था। तो डीजल इंजन होता था, डीजल इंजन को चला दिया जाता था, कोई बड़ा व्यक्ति उसको चलाता था, हम तो बहुत छोटे थे। और वो जो नाली बनाते थे, यानी हम लोग उस टाइम में उसकी ग्रामीण भाषा में 12 बोलते थे, उस 12 में पानी बहता हुआ आता था, और बहता हुआ आता था, उसको मट्टी काट के वो एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ते थे। तो बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी उसके अंदर हमको भी लगाया जाता कि इस तरफ तुम पानी को देखो। हमको समझ में नहीं आता था क्या होता है, इतने नौकर हैं, सब हैं, और ये हमको भी लगाते हैं। तो हमने एक बार ग्रैंडफादर को पूछा, बाबूजी बोलते थे, बाबूजी ये इतने सब होने के बावजूद ये हम लोगों को इसके अंदर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि तुमको इन पेड़ों का महत्व समझना है। इसके बाद हमारे पास 21 जानवर थे, गाय, बैल। एक सुबह एक नौकर आता था, वो उनको खोलता था, वो जंगल में ले जाता था चराने के लिए।
और शाम को उनको वापस लेके आता था। दूसरा आदमी उसमें से दूध निकालता था, और दूध इतना होता था कि वो, अभी कोई बता रहा था हमारे वो संयुक्त परिवार रहता, तो हमारे परिवार में बहुत सारे बड़ा परिवार था, तो वो जितना दूध निकलता था वो हमारे परिवार में खत्म हो जाता था। लेकिन वो कितने, उसमें से 21 जानवरों से दूध कितने देते थे? 3 या 4। फिर हम बाबूजी के पास गए ज्ञान प्राप्त करने। हमने बाबूजी अपने पास 21 जानवर है, ये सुबह एक नौकर इनको लेके जाता है, एक नौकर इसके लिए रख रखा पहले, और उसमें 3 जानवर जो दूध देते हैं, तो ये बाकी के निकाल क्यों नहीं देते? जब इनकी उम्र दूध देने की थी तब इन्होंने अपनी सेवा करी है, अब जीवन भर अपने को इनकी सेवा करनी पड़ेगी। संस्कार घर से दिए जाते हैं, संस्कार हमारे बड़े बूढ़े देते हैं। एक घटना और बताना चाहूंगा। हम उस वक्त सीहोर से जबलपुर शिफ्ट हो गए थे, फादर जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में थे। तो अच्छा, हमारा कुछ जीवन ऐसा रहा कि हम रहे शहर में, लेकिन शहर में रहते हुए भी शहर के बाहर रहते थे। क्यों? एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब शहर के बाहर होती है, तो घूमने का बहुत शौक था। साइकिल थी, स्कूल की बात बता रहा हूँ, तो घूमते हुए निकल गए। और मैं था और मेरा एक दोस्त था जिसके फादर कृषि विश्वविद्यालय में डीन थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे हम लोग। तो उसने क्या करा कि बहुत सारे अमरूद, जिसको इंदौर में जाम कहते हैं, उसके पेड़ लगे हुए थे और उसमें अच्छे अच्छे अमरूद लग रहे थे। उसने 2 अमरूद तोड़ लिए, साइकिल रोकी, स्टैंड पर खड़ा करा, 2 अमरूद तोड़े, पॉकेट में रखा और साइकिल में बैठ के जैसे चले तो 2 आदमियों ने आकर पकड़ लिया। एक वृद्ध महिला थी, उसने बोला ये भैया ने नहीं तोड़े, ये केवल इस लड़के ने तोड़े। अब हमारी पेशी हो गई वहां पर। उन्होंने हमको बहुत डांटा, यानी जिसको अपन शुद्ध हिंदी में यहां बोलते हैं, इंदौरी भाषा में, लू उतार दी। और हमको ऐसे ऐसे शब्द बोले, हम बहुत शर्मिंदा हुए। और फिर हमने उनको ये कहा कि आप 2 ही तो अमरूद तोड़े हैं, आप हमसे 2 के पैसे ले लो। उन्होंने कुछ 1000 रुपए बताए, कितने रुपए दो। तो हमने उनको कहा कि ये 2 के इतने पैसे होंगे, जब के लगे हाथ बांध के और तुम्हारी कॉलोनी के सामने से इनको हम थाने में ले जाएंगे ना, तब पता चलेगा 2 अमरूद की कीमत कितनी होती है। उस घटना ने हमको हिला दिया, हमको बता दिया कि ये 2 अमरूद पैदा करने वाली परिवार जो है वो कैसे अमरूद पैदा करते हैं। अच्छा, ये सब हुआ, डांटा होता, ये करा और वो करा, और जब जाने लगे तो वृद्ध महिला बोलती है भैया रुको, और लड़के को बोला कि उनको अमरूद दो। 2 अमरूद हमको दिए, और जो उसने जो तोड़े थे वो उसने निकलवा के रख लिए थे, उसको हाथ में दे दिए, बोले जाओ बेटा, अब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। और किस तरह से वो 2 अमरूद पैदा करते हैं, ये शिक्षा हमको इस घटना से मिली। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातों से हमको सीखना पड़ता है। ये बेचारा, देखिए, ये बेचारे मेहनत करते हैं, सब्जी लेके आते हैं, हम माल में जाते हैं, महंगी चीजें बिना मोल भाव के खरीद लेते हैं। अभी भाई साहब उदाहरण दे रहे थे, ऐश, वुडन ऐश लिखा इस पे, जितने ग्राम है उतने रुपए की है, उसको हम बिना मोल भाव करके खरीद लाते हैं, और सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं कि किसी तरह से हम इसे 5 रुपए कम करवा लें। क्या महत्व 5 रुपए का, लेकिन उससे मोल भाव करते हैं। ये हमारे संसार है। मैंने बोला कि ये ऑर्गेनिक खेती वगैरह जो है, ये हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। हम लोगों को क्यों फिर से उसके ऊपर लाना चाहते हैं? हम उनको बताते हैं भाई, ये 72-70 साल पहले की खेती के पहले आप एक काम करो, उसको और पीछे जाइए, किसी 100-80-90 साल के व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं उस समय वो खेती करता था नहीं करता था। कई लोगों को क्या लगता है कि ये खाद आने से खेती चालू हुई है। अरे भाई, हम लोग सत्यनारायण की पूजा पढ़ते हैं,
तो उसमें लिखा हुआ है केले के पत्ते लेके आओ। अब सत्यनारायण की पूजा की कथा कितने हजारों सालों पहले लिखी गई होगी, हम तो उसको सिर्फ रोज हम पढ़ते हैं सत्यनारायण की पूजा, उसमें भी रेफरेंस लिखा हुआ है कि केले के पत्तों से ये होता था, मतलब उस समय केले की खेती होती थी, ये मतलब प्रूव होता है बस। लेकिन यही तरीके होते थे, गोबर गोबर खाद से वगैरह होते थे। दूसरा काकाणी जी ने मुझे उन्होंने बताया, तो मेरे को भी अपना, मैं भी आज 63-64 साल की उम्र का हूँ। मैंने अंकल, मेरे फादर और उन लोगों का मैंने रुतबा देखा हुआ है। मैंने सुषमा जी के फादर को भी देखा हुआ है। वो कोई बताते कि अगर वो एक बार मिट्टी में बैठ गए तो 4 लोग भी उसको उठा नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे मिट्टी के मल्ल पहलवान थे। है वो बैंक में अधिकारी थे, लेकिन उनकी शरीर यष्टि जो थी वैसे मेरे फादर की भी थी। तो मुझे बचपन में एक सौभाग्य मिला है मेरे दादाजी के साथ रहने का, तो मैंने उनका देखा कि प्राकृतिकता से कैसे रहा जा सकता है। तो उनकी दिनचर्या होती थी, अब गर्मी के समय होता था तो हम वहां कोई एसी नहीं होता था और फैन भी नहीं होता था। हम खस के टट्टे लगा देते थे उस पे, उसमें पानी छिड़क देते थे, जो हवा आती थी। मतलब देखो पुराने लोग हवा भी शुद्ध लेते थे, प्राकृतिकता का उस हवा के अंदर भी प्रकृति का एरोमा आता था। एरोमा, अपन जिसको एरोमा बोलते हैं, हम लोग आज कुछ सेंट का यूज करते हैं। दूसरा मैंने हमेशा देखा नदियों की कैसी पूजा करना है तो हमारे पास में नल से ही पानी आता था, लेकिन जानबूझकर जब नहाते समय गंगा, कावेरी, गंडकी, भीमा, अमरजा, संगमती, प्रवरा, क्षिप्रा, नर्मदा मैया, ऐसा ऐसा गाते गाते बोलना। तो हमने बोला आप ये क्यों गाते हो? तो बोले ये पानी जो है इसमें गंगा भी है, इसमें नर्मदा भी है, इसमें सरस्वती भी है। तो अब देखिए पानी का नहाते समय आपके शरीर से जो पास हो रहा है, वो उसके जो बौछारें आपकी तरफ से आ रही है, उसके अंदर भी भारत की सारी पवित्र नदियों का उसमें भाव आ गया, तो वो पानी वैसा बन गया। देखिए मतलब लोगों का जीने का तरीका कितना रहता था। दूसरा मैंने देखा उनका कि कई बार वो आते थे और वो भूसे का बम रहता था, वो अपने मन से उसको भरते थे। कुछ कुल्हाड़ी लेते थे, काफी बगीचा साफ कर लेते थे, कुछ लकड़ी के कुछ टुकड़े इकट्ठे कर लेते थे, जो उसके अंदर भूसे के उसमें डालते थे। तब तक वो पूरे पसीना पसीना हो जाते थे। तो उन्होंने बताया कि नहाने के पहले आप थोड़ी सी मेहनत का काम कर लो, उसके बाद नहाना जरूरी है। तो वो शरीर में से जो पसीना निकलता था उसके बाद नहाते थे। मतलब ये भी बहुत सीखने जैसी चीजें हैं। दूसरा कई बार वो होम हवन जो करते थे, उसके अंदर ये देखिए आप कंडे डालते थे, कंडे का टुकड़ा डालते थे, उसमें घी डालते थे, कपूर डालते थे, अलग अलग संविधा डालते थे, और इस तरह से जो धुआं होता था वो हमारे घर में पूरा धुआं, उनके जो स्तोत्र गाते थे, वो स्तोत्र है जिससे हमारे फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। स्तोत्र गाने से संस्कृत के उच्चारण से हमारे फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। उस धुएं से हमारा फ्यूमिगेशन हो जाता था। ये सारी चीजों को मैं कभी ध्यान रखता हूँ। मैंने बोला यार हम लोगों ने कितनी सारी चीजें खो दी है। अभी सर ने पन्ने का बहुत अच्छा उदाहरण बताया मनावर में, शायद वो सही बात है, क्योंकि कैरी का तासीर ही ऐसी है कि वो अपना लू नहीं लगने देता है। हम पुराने समय में भी अपना प्याज रखते थे, अपना प्याज सूंघने के लिए, ताकि हमें लू न लगे। तो ये सारी चीजें कहाँ गायब हो गई है? अब ये हम थोड़ा सा अगर देखें तो बहुत सारे देश अपने पास में जो प्राकृतिक संपदा है उसको उपयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको सबसे छोटा इजराइल देश बता रहा हूँ, जो हार्डली 22,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और वहां की 80 लाख जनता है। 80 लाख जनता है, मतलब आपने देखा इजराइल का नाम सुना है आपने, क्योंकि अभी वो नेतन्याहू जी आए थे वहां पे, और उनका जो सिक्योरिटी परफेक्शन है, आज उसको अच्छे अच्छे देश क्यों घबराते हैं? क्या है देश उसमें? उस देश में क्या है? 22,000 किलोमीटर का देश है, 80 लाख पब्लिक है। वहां पे हमारे वहां पे हमारे यहाँ के किसान, वहां की किसानी कैसे सीखना है, उसके लिए वहां पे हमारे किसानों के ग्रुप बन के वहां पे शैक्षणिक टूर के ऊपर जाते हैं। भारत के सबसे ज्यादा अगर टूर होता है तो इसराइल का होता है। इसराइल में क्या सीखते हैं? एक भी बूंद पानी का व्यय नहीं होता है वहां पे, क्योंकि पानी नहीं है, रेगिस्तान है पूरा वो। तो वहां पे जो आपका पानी छोड़ा हुआ भी रहता है, उसका एक एक बूंद का उपयोग वो खेती के लिए करते हैं। और जो जाके आए उन्होंने बताया, वहां पे किसी भी घर में जाएंगे तो वहां पे संतरे और वहां पे मौसम्बी जो सबसे ज्यादा होता है, आपको घरों घरों में बड़े बड़े जार भरे हुए कांच के 24 घंटे मिलते हैं। अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको तुरंत ग्लास में भर के वो दे देंगे। हम लोग आज हमारे यहाँ पे संतरा इतना बिकता है, हम किसानों को देखते हैं तो पता लगता है कि अरे भैया वो तो 12 रुपए किलो बिका।
5 रुपए किलो बिका, 10 रुपए किलो बिका। क्यों हम लोग अगर वो कोका कोला और ये सब बंद कर दे अगर पीना, और हमारे संतरे का जब बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं संतरा, तो क्यों ना उस मौसम में रोज 2-4-5 किलो संतरे लाए और उसका रस पिए, ताकि वहां उसकी खपत भी हो जाए। प्रोडक्शन होता है लेकिन आज हमारे खपत नहीं होती है। लेकिन हम लोग 20 रुपए का पानी जरूर पी लेते हैं बोतल बिस्लरी की खरीद के। तो ये सारी चीजें जो काकाणी जी ने मुझे एक फोकस बताया कि हमारा एटीट्यूड जो है, हमारे सारी प्राकृतिक संपदा से हमें नहाते आना चाहिए, हमें हाथ धोते आना चाहिए। पिछली बार भी सर ने बताया था, एक मैडम ने बताया था कि रीठे से किस तरह से आप आपके वॉशिंग मशीन तक में आपने यूज किया। हमने अपने डिटर्जेंट को अवॉइड करके हमने किस तरह से हाथ धो सकते हैं, नींबू से हम बायो एंजाइम कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो हमारा पूरा सुबह से रात तक अगर जीवन मान देखा जाए तो उसमें मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी चीज की बाहर की कोई जरूरत है। वो सिर्फ हम लेकर आए हैं। पहले मिलता नहीं था, लोग बोलते थे आर्थिक परिस्थिति खराब है। अरे आर्थिक परिस्थिति खराब होना उसमें मितव्ययिता थी। वो आर्थिक परिस्थिति खराब नहीं होती, उसमें मितव्ययिता थी। हमारी चीजों का हम कैसे उपयोग करते हैं। कोई साबुन लगाता नहीं था, सारा बेसन लगा लेता था, तेल से मालिश कर लेता था जो खोपरे का तेल होता था, इस तरह से पानी का सेवन कर लेता था जो नदियों को याद कर लेता था, धुएं से आपका वो सब सारी चीजें हो जाती थी। तो हमने देखा कि ये सारी चीजें हमें फिर से लाना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें इम्यूनिटी देने वाली आने वाले समय में कोई युद्ध होने वाले नहीं है। इसी तरह से वायरस आएंगे, कभी आज हम बर्ड फ्लू देख रहे हैं, कभी हम अभी कोरोना भी देख रहे हैं, इसके पहले भी चिकनगुनिया आ चुके हैं। तो नए नए वायरस आने वाली पीढ़ी में आने वाले हैं। ये पीढ़ी को अगर हमें बचाना है तो हमें अपने आप को जितना प्राकृतिक बना सके वो बनाइए। अब इजराइल जैसे देश का उदाहरण लीजिए, वो कितने प्राकृतिक तरीके से रह रहे हैं, जो है उसी के अंदर वो उसका सेवन करते हैं। लेकिन हमें भारत का, जैसे उन्होंने बताया कि कई हमारे लोगों को निम्न गिना जाता है, बच्चों को, क्योंकि हमारे भारत में एक हिंदुस्तान बन गया है और एक इंडिया बन गया है। तो ये इंडिया जितना है, ये पेप्सी वाला इंडिया है, ये पिज्जा वाला इंडिया है। और आज हम लोग देखते हैं ये हिंदुस्तानी लड़का जो कहीं खो गया है, जो अभी पहलवान जी ने बताया, उनकी उम्र के जो लोग हैं वो उनके उदाहरण सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दाल बाटी का उदाहरण भी दिया उन्होंने, अच्छा अमृत की चोरी का भी उदाहरण दिया उन्होंने। ये सारी चीजें सुन के सुषमा जी, आप एक प्राकृतिक, सिर्फ ऑर्गेनिक की तरफ नहीं लेकिन प्राकृतिक जीवन मान की तरफ भी हमें ले जा रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा अच्छा ये लेक्चर एक अच्छे आयाम के ऊपर जा रहा है। ये बहुत अच्छी खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे वक्ताओं का। बता दिया कि जो है वो आपके जो तरीके हैं वो सही नहीं है, आप प्रोफेशनल बनो। अब चाय की बात की आप लोगों ने कि चाय अपने देश के लोग पीते ही नहीं थे पहले। चाय भी अपने यहाँ पर अंग्रेज लोग लेके आए अपने, और वो इसलिए लेके आए क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो है वो कितने हष्ट-पुष्ट है, बलवान है, शक्तिशाली है। तो बोले यार ये इतने शक्तिशाली क्यों है? उन्होंने देखा कि वो सुबह जो है ये 8 बजे उठ के 8-10 रोटी खा लेते हैं और कितने ही काम करवा लो इनसे, थकते ही नहीं है। बोले यार इनकी भूख मारना पड़ेगी। भूख मारने के लिए क्या करेंगे? भूख मारने के लिए इनको जो है वो उन्होंने एक पेय पदार्थ बनाया जिसका नाम है चाय। बोले चाय पिला दो इनको। जैसे ही बोले भूख लगेगी तो चाय पी लो, चाय पी लो, 2-3 घंटे की भूख टल गई। फिर उसके बाद में खाना जो है वो डाइट जो है वो कम हो जाएगी और पेट में कॉन्स्टिपेशन बनाएगी वो चाय, पेट भी खराब करेगी। तो धीरे धीरे जो है वो लत लग गई लोगों को। अब बिना चाय के लोगों को जो है वो सुबह ही नहीं होती है। पहले अपने यहाँ पर गाँव में और शहरों में भी जो है वो गुड़ पानी दिया जाता था, कोई भी आता था तो उसको गुड़ पानी देते थे। चाय का चलन बहुत कम था, बहुत कम है। चाय साइकिल, हमारे दादाजी बताते थे कि चाय जो है वो साइकिल पे लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, ब्रुक बॉन्ड कंपनी, लिप्टन कंपनी इनकी। और धीरे धीरे जो है उसका प्रचलन बढ़ने लगा। और वही एडवर्टाइजमेंट जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी रही, इसलिए उन्होंने अपने जो अनुपयोगी प्रोडक्ट थे वो भी बेच पाए वो। और अपन जो है वो अपनी जो वास्तविक धरोहर थी, वास्तविक जो अपने पास में संपत्ति है, जो ऋषि मुनियों ने अनुसंधान करके अपने यहाँ पर जो जड़ी बूटियां बनाई हैं, जो अपने यहाँ मसाले डलते हैं खाने में, वो जो है उनमें सब में औषधीय तत्व है। उनके कारण अपने बीमार नहीं पड़ते। कौन सी ऋतु में कौन सी सब्जी खाना चाहिए,
कौन सी नहीं खाना चाहिए, ये भी अपन ने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था। उस सिस्टम को धीरे धीरे अपन ने अपने हाथों से ही अपन ने खत्म कर लिया, उसका अपन ने जो है वो आदर नहीं किया। ये अपना एक अपन लोगों की एक गलती थी कि अपन ने अपनी चीजों का आदर नहीं किया। और दूसरों की थाली में जैसे घी ज्यादा नजर आता है ना, एक प्रवृत्ति रहती है कि अरे वो क्या है, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, उसमें चमक ज्यादा दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ बाहर से चमक रहा है, अंदर वो खोखला है, ये नहीं देख पाए अपन। और इसीलिए जो है वो हम सभी लोगों को जो है वो अपना जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, अपने जो शास्त्र है, उनका कुछ ना कुछ तो अध्ययन करना चाहिए। और जो उसको अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी तक भी वो पहुंचाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे अपन भाषा की बात करते हैं कि आजकल के बच्चे जो है वो अंग्रेजी जो है वो बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, हिंदी में बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं, उन्होंने ये पाया है अध्ययन के अंदर कि संस्कृत भाषा जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है, वो भारत की भाषा है, अपने को उस भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। कि जब तक हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, हम कई बार ये सुनते हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि हमारे देश में ये ऋषि मुनि थे, आचार्य भारद्वाज जी ने वैमानिक विशेषिकी नामक उसका वो किया था, वराह मिहिर थे या ये, लेकिन अब क्या है वो, अब इसीलिए नहीं है। उसका कारण ये है कि हमने इस कनेक्शन को तोड़ दिया, इस सेतु को तोड़ दिया कि जो हमारे ऋषि मुनियों की इतनी महान परंपराएं थी, हम उनका एक गौरवशाली परंपरा के रूप में उनसे कनेक्ट करना हमने छोड़ दिया, उनका आदर करना छोड़ दिया, उनका सम्मान करना छोड़ दिया, उनके दिवस मनाना छोड़ दिया। आज जैसे सुभाष बाबू का जयंती है 23 जनवरी के दिन, उनके इतने सारे आयाम हैं। जब जब हम और हमारे बच्चे उन चीजों से नहीं जुड़ेंगे, उनका हम ये कृतित्व नहीं देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने जर्मन जाकर और हिटलर के 5 जो स्वरूप थे, उन अलग अलग लोगों के बीच में भी असली हिटलर से जाके हाथ मिलाया, और किस तरह से एक व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने, वो सुभाष बाबू जो उस समय तात्कालिक रूप से जो है जिन्होंने अंग्रेजों की चूल्हे हिला के रख दी, उन्होंने डिप्लोमेटिकली वैश्विक स्तर पर ये पाया किस तरीके से हम जो है, जो एक्सिस फोर्सेज हैं और जो अलाइड फोर्सेज हैं, उस समय ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हम जो है किस तरीके से एक होकर और इन्हें भगा सकते हैं। और जो बाद में ब्रिटिश के जो एक प्रधानमंत्री हुए थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ये क्लियर कट कहा कि ये जो है देश, ये हमें इसलिए खाली करना पड़ा क्योंकि ये जो गर्मवादी दलों का पूरा जो नेतृत्व था, उसने हमें जो है परेशान करके रख दिया। तो ये एक जो है मैं मानता हूं कि जब तक हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से नहीं जुड़ेंगे और उसके प्रति गहन सम्मान का भाव नहीं होगा, तब तक जो है वो बात नहीं आ पाएगी जो बात आना चाहिए। तो बहुत मुझे इस चीज का अच्छा लगता है कि आज अभी जो है बच्चा कुछ अच्छे मंचों पर कार्य कर रहा है। अभी मोदी जी के बड़े भ्राता ने हरियाणा में भी उसका सम्मान किया था। बहुत अनेक जगह जो है संस्कृत में कुछ ऐसा लगता है, और उसकी विशेष इच्छा है बेटे की कि मैं संस्कृत के लिए देश में आगे जो है जाकर कुछ करूं। और मेरा ये मानना है दीप से दीप जले, एक अपने अंदर वो जो है उसकी जो है कुछ प्रज्वलन होता है, तो वो ऊर्जा हम निश्चित रूप से हम बिखेर सकते हैं। जब नासा जैसी संस्था इस बात को कह रही है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक व्याकरण सम्मत भाषा है, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है स्पीच टू टेक्स्ट, उसके अंतर्गत भी अपन देखें तो जो हम बोलते हैं उस तरीके से लिखना, ये संस्कृत में सर्वाधिक आसान रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन सार में मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी संस्कृति की जड़ों का लगातार हम आदर करें और उनका पोषण करें। ऐसे कुछ प्रयास हम कर पाए और अगली पीढ़ी को कुछ दे पाए, तो मैं समझता हूं
इन सारी चीजों की बहुत बहुत सार्थकता ये शुरुआत हमने रहेगी। अपनी तरफ से ही करनी है, अपनी तरफ से ही जी। करनी, ये शुरुआत अपनी तरफ से ही करनी है। जब तक आज हम कई बार बोलते हैं कि बाहर से हमें कोई इम्प्रेस कर रहा है, हमें जी। लुभा रहा है, लेकिन जी। आपने बोला कि हमारी जीवन शैली ही आप इतनी दृढ़ बना ले जी। जो लगे कि वो अंदर की भारत की जो एक मजबूती है, यहाँ जी। का आदमी जो है अपनी प्राकृतिक संपदा के आराम से रह सकता है। आज बहुत से ट्राइबल लोग रह रहे, हम भी रह सकते हैं, लेकिन हम उनके अगर लाख उनका मार्केट हो, लेकिन हम उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्स ही नहीं करें, हमारे से शुरुआत करें, अगर हम हमारे से ही बिल्कुल सही शुरुआत बात करें, है। तो भी दृढ़ता आ जाएगी। वो दृढ़ निश्चयता हमें जीवन में लाना जरूरी है। देखिए जी, अगर मेरे साथ आपको साथ रखना है तो मेरी नालायकियों को साथ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे से नालायक आदमी है नहीं दुनिया में। मेरा जो बैलेंस है ना, वो बहुत जल्दी इधर से उधर और कई जगह मैं अपने आप को उलझा लेता हूँ। तो मेरा म्यूजिक है, मेरी पोइट्री है, मेरा थिएटर है और मेरा प्रोग्रामिंग का काम है। मैं जिधर लग जाता हूँ फिर उधर ही सिर, पंजाबी में कहते हैं सिर सुट के लग गया, मतलब सिर नीचे करके लग जाता हूँ। तो आप सब लोगों की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। कांकानी जी के, चिटनीस जी के, यशपाल जी के और शर्मा जी के विचार सुने। सचिन जी ने भारतीयता के बारे में बोला। मैं आज बातचीत कम करूंगा, मैं 4-5 प्रश्न आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो आज की वार्ता में ही मैंने सुने हैं और मेरे मन में वो उपजे हैं। पहला मेरा सवाल है कि हम गायों के संरक्षण की बात करते हैं कांकानी जी, क्योंकि गाय हमारे लिए मातृ समान है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हिंदुस्तान में कोई भी राम नाम लेवा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गाय का मांस का आहार कर सके। ठीक है जी, ये इस बात में कोई शक नहीं है। अब प्रश्न है कांकानी जी आपके सामने, मेरे घर के सामने 70-80 गाय लावारिस घूमती है डेली। क्यों घूमती है? बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, आप विचार करिएगा, मुझे बताइएगा बाद में। नंबर 2, हम किसान की समृद्धि या उसकी निर्धनता की बातें करते हैं कि उसकी निर्धनता को कैसे समृद्धि में और कैसे आत्मनिर्भरता के स्तर पर लाया जा सके, और हम 10 रुपए का कंडा खरीदने में परहेज करते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि हम मिल्क शेक 100 रुपए का पी आते हैं, लौकी खरीदते वक्त सब्जी वाले को बोलते हैं यार 8 रुपए किलो तो महंगी दे रहा है, 6 रुपए लगा तो मैं 2 किलो ले लूंगा। तो हम 10 रुपए का कंडा खरीदने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? क्या हम इतने निर्धन हो गए हैं? हमारे घर में इतना सरप्लस अमाउंट है, हम अगर उस फार्मर को 10 रुपए के कंडे का एक आउटलेट देंगे तो अल्टीमेटली तो हम उसकी आत्मनिर्भरता को कहीं ना कहीं पुश करेंगे ऊपर की तरफ। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि गाय को रखे क्यों किसान, ये बताएं। उसने आपके बाप दादा से कर्ज लिया हुआ था, आपके पुरखों को उसने वायदा लिख के दिया था कि आपके पोते पोतियों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वो गाय क्यों रखे? एक गाय को रखने की प्रतिदिन की फॉडर की कीमत है 230 रुपए। जिस गाय का आउटपुट होता है 10 किलो और वो साल में 9 से 10 महीने दूध देती है, उसकी एवरेजिंग की जाए तो 8 लीटर्स पर डे। 8 लीटर्स पर डे में किसानों के अंदर आम बात ये कही जाती है, आप उससे पूछो कि भाई थारे कतरो दूध वे भाई थारी गाय के, कि बाबूजी मारे तो 4 किलो सुबह देवे ने 5 किलो हांजे देवे, तो कई करे भी तू कि मैं साहब एक टाइम को दूध तो मारे खुद रे चावे बच्चा के वास्ते, एक टाइम को दूध बेचूं मैं। ये फैक्ट है। तो अगर वो 5 किलो दूध रोज का बेचेगा तो कितने पैसे कलेक्ट करेगा? 200 रुपए। पानी मिलाएगा तो 750 रुपए। ठीक है। अब 250 रुपए कमाएगा दूध के और 300 रुपए कमा लेगा अगर पानी मिला लेगा। और 230 रुपए का वो फॉडर खिला रहा है गाय को। तो उसने आपके दादाजी को लिख के दिया था क्या स्टाम्प पेपर पे
कि साहब आपके पोते पोती को दूध पिलाने की जिम्मेदारी मेरा परिवार लेता है, जिंदगी भर हम पिलाएंगे इनको, हम गरीबी में भी रहेंगे तो भी दूध पिलाएंगे। क्यों पिलाएगा साहब? हमारा दूध वाला अगर 50 से उसको 55 रुपए करता है तो हम उसको कहते हैं तू हट जा भाई, हम दूसरा दूध वाला रख लेंगे। तो व्हाई आर वी हैविंग टू स्टैंडर्ड्स फॉर लाइफ फॉर द फार्मर? हम उसको ये क्यों नहीं कहते आगे बढ़ के हम तेरे को 60 रुपए किलो देंगे यार, तू दूध बढ़िया ला। और ये तो सिर्फ मैं आपको फॉडर की कॉस्ट बता रहा हूं। व्हाट अबाउट द मेडिकल कॉस्ट? साल में 2 बार 4 बार वो बीमार भी होती होगी, उसके यहाँ वेटनरी डॉक्टर भी आता होगा। एक वेटनरी डॉक्टर एक फार्म हाउस पे जाता है तो कम से कम 400 रुपए चार्ज करता है। वो कहता है मेरे 100 रुपए का तो पेट्रोल लग गया, ये लग गया, वो लग गया, इंजेक्शन लगाएगा, नाटक करेगा। ये सारी बातें हैं। देखिए इकोनॉमिक्स, आप कोई भी चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हटा के जब तक देखते रहेंगे तो वो ड्राइंग रूम डिस्कशन बन जाएगा। जो अभी हमारे एक सज्जन ने कहा कि सिर्फ बातें करने से क्या होगा, ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं बनाने का है। आप जब तक उसकी इकोनॉमिक्स में नहीं घुसेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कोई कार्यवाही क्यों करूंगा अगर मेरे को 5 रुपए नहीं बच रहे हैं तो। दिस इज द रीजन कि गायें कम होती जा रही है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कांकानी जी, व्हाट इज रॉन्ग इन यूजिंग ट्रैक्टर्स? नथिंग इज रॉन्ग सर, नथिंग इज रॉन्ग। आपकी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वीट प्रोडक्शन की या दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्शन की, वो बहुत ज्यादा है। आप गायों से और बैलों से जोत के उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए क्या है? हमको एक बैलेंस चाहिए। हमको बैल की जगह ट्रैक्टर, वहां तक वाजिब है बात। और गाय, हमको गाय और भैंस चाहिए, बकरी चाहिए, हमको दूध चाहिए समाज में। अगर हमको दूध नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली हम कहां से दूध लाएंगे? हम पाउडर्ड मिल्क यूज करना शुरू करेंगे जो विदेशों से आएगा, वो हमारे लिए और भी घातक सौदा हो जाएगा। तो इसलिए ये मैकेनिकल फार्मिंग को हम नकार नहीं सकते हैं, वो हमारी नीड ऑफ द आवर है। हम उसको वी कांट जस्ट निगलेक्ट के भाई हमको वापस उसी बैलों से खेती करने पे जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। और सर पांचवा मेरा एक सुझाव मैं प्रश्न है आपसे कंकानी जी, आपने जी मैं लिख रहा हूं, मैं जवाब दूंगा आपके। जो आपने 3 जनों की वो थी ना, गाय, गरीब और नारी की रक्षा करनी है, उसमें आप मेहरबानी करके सर 2 चीजें और जोड़ लें जब भी आप जाते हैं, क्योंकि आप नेता हैं, आप लीडर हैं, आपको लोग सुनते हैं, आपको एक एक मीटिंग में 1000 10,000 लोग सुनते होंगे। सर उसमें अध्यापक और सैनिक भी जोड़ दीजिए प्लीज। हमारे देश में इन दोनों की, अध्यापक की तो दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि अध्यापक का कोई सम्मान नहीं है। कोई अध्यापक से पूछ लीजिए अपने बच्चे को अध्यापक बनाना चाहता है, वो मना कर देगा कि नहीं बनाना चाहता। और इसी तरह सैनिक, इनको भी शामिल करिए, इनको सबको मान की जरूरत है। मैंने कोई ऊंचा नीचा कह दिया हो तो क्षमा याचना सहित आप सबको सादर वंदन। सुषमा जी, इनके 5 प्रश्नों का जवाब दे दूं क्या? बिल्कुल दीजिए। जो गाय घूमती है 70-80 आपने बताया गुरविंदर जी, हमारे यहाँ नगर निगम के प्रति हम लगातार लगे हैं और आयुक्त के माध्यम से उन गायों को पकड़कर गौशाला में लेना शुरू कर दिया। उनको जो गाय आवारा रूप में जो चरने के लिए भेज देते थे, वार्डों में घूमती थी, उनको हमने गौशाला भेजना शुरू कर दिया है। इस पे प्रतिबंध हो गया और फाइन इतना ज्यादा रहता है कि वो छुड़ा भी नहीं सकता। दूसरा आपने बोला था किसान से कंडा खरीदना, भाई साहब ने जो बोला था उनका ये मतलब नहीं था कि कंडा 10 रुपए का महंगा है। यदि वो 10 रुपए किसान को जाए तो मैं सौभाग्यशाली मानूंगा। वो दूसरी जो कंपनी बना रही है, जो विदेशीकरण है, हमारे गाय, हमारी गोबर हमारा और कंडा वो बना के पैसे ले जा रहा है, इसलिए हम उसको नहीं देंगे पैसे। हमारे यहाँ तो कंडे किसान के घर जाते कंडे, अरे दाल बाटी बनाना तो वो तो हमको यूं भी दे देता है, लेकिन ऐसे नहीं लाते, उसको हम मूल्य दे के लेके आते हैं। और वो कंडे भी अब साइज में बड़े बड़े बनाता है। सिटी में जाएंगे तो इतने इतने से मिलेंगे, हमारे यहाँ कंडे इतने बड़े मिलते हैं। तीसरी बात, गाय क्यों रखे गुरविंदर जी? माँ को क्यों रखे घर में? कभी ये बात सोचा है? कभी हमने नहीं सोचा। माँ होती है, गाय हमारी माँ है। अब वो कष्ट में है या कैसे है वो रखना है। और गाय के फायदे मैंने इसलिए बताया कि गाय का गोबर हमारे काम में आता है, उसकी खाद बनेगी, उसकी खाद से जो पौष्टिक आपको तत्व मिलेंगे वो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती। ये विटामिन, प्रोटीन जो भी है कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो गाय के गोबर की खाद से निश्चित मिलेंगे। मैं कुछ खेती के उदाहरण जो आएंगे मैं आपको आने वाले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। गाय दूध देती है, गाय का दूध बहुत पौष्टिक है, मिलता नहीं है बड़ी सिटियों में, बहुत मुश्किल है। जो मूल्य देने को चाहो आप ले ले, लेकिन वो प्योर दूध दे दे नहीं मिलता उसके बाद भी।
इसलिए मूल्य हम देने को तैयार रहें, मनस्थिति बनाए। आपने सही बोला कि मूल्य नहीं देते। मैं बार बार पिछली बार भी बोला था कि यदि किसान यदि बैठा है, किसान को आप दो, मीडिएटर को नहीं, विदेशी कंपनी को नहीं। आपने बताया था ट्रैक्टर से, उसके बाद में गुरमीत भैया मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, मैं उसको तो नकार ही नहीं सकता, ऑटोमोबाइल बिना तो संभव ही नहीं है। लेकिन मैंने बेलों को रखना भी इसलिए बोला कि बेल को कत्ल खा लेने में दूं, बेल नहीं होंगे तो गाय और आगे की प्रजाति कहां से आएगी। और बेल का उपयोग हम जो पानी के अंदर अन्य चीजों में उपयोग करते थे, खेती को बीमार को ले जाने में, हम अब वो समय बदल गया, पर उसका उपयोग बहुत कुछ है, खेती में कर सकते हैं, उनका उपयोग वहां हम खेतों में ले सकते हैं। आखिरी पॉइंट आपने मेरे को दिल को छू लिया और आपने मेरा दिल जीत लिया। आपने बोला अध्यापक और सैनिक। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे पिताजी अध्यापक थे, उनसे मुख्यमंत्री जो प्रकाश चंद्र सेठी है वो पढ़े हुए हैं, और उधर मेहनत करने के बाद रात को विनोद मिल में सर्विस करते थे। हम 5 भाई 4 बहनों का परिवार इतना बड़ा, आज 1 या 2 बच्चों में हम घबरा जाते हैं। मैंने बता सबसे एजुकेटेड फैमिली, सुषमा जी जानती है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे यहाँ सब है पूरे परिवार में। ये एक अध्यापक ने कर दिखाया और उनका गौरवशाली होना चाहिए। इस पे भी बहस कर सकते हैं, सुषमा जी टॉपिक रख सकते हैं। गोविंद ने बहुत अच्छी बात करी कि लेक्चरर को तो बहुत पैसा मिलता है, पर जो बेस में जो देने वाला, जो प्राथमिक शिक्षा देने वाला, जो क ख ग सिखाता है, उसका जीवन कभी देखे तो वो बात गुरविंदर ने मेरे दिल को छू ली। रही बात सैनिक की, मैं भी सैनिक को, तो सैनिक कल्याण बोर्ड के मैं समिति में हूँ, सुषमा जी को मैंने डिटेल भेजा है। सैनिक बिना आज सम्मान, उसीलिए सैल्यूट सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से हम उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनके त्याग को याद करते हैं। याद करेगा हिंदुस्तानी वीर शहीदों की कुर्बानी। बहुत ही बढ़िया जी जी। जो गाय की मैंने बात करी थी ना जी भैया, मेरा अर्थ ये कदापि नहीं था कि गाय न रखी जाए, वो मैं तंज में बोल रहा था। हमारे बाप दादा को वो गारंटी नहीं देके गया कि वो दूध देगा हमको, क्योंकि उसको वो गाय कब रखेगा सर, आप इस बात को, इसकी इकोनॉमिक्स को समझिए, उसको 5 पैसे बचने तो चाहिए ना, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं 5 पैसे ना भी बचे, मैं ये मानता हूं कि जो घर में उसने दूध, छाछ और घी इस्तेमाल कर लिया वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, वहां तक भी वो फायदेमंद है उसके लिए सौदा। पर सर मैं आपको एक्चुअल इकोनॉमिक्स बता रहा हूं। मैं आई हैव वर्कड इन अ बैंक फॉर ऑल ऑफ माय लाइफ। वी हैव बीन फाइनेंसिंग फॉर बफेलोज एंड काउज। किसान जो लोन लेकर या अपने पैसे से भैंसे गाय खरीद के घर पे डेयरी, छोटी डेयरी 4, 5, 6 पशुओं की रखता है, वो 5 पैसे भी नहीं बचा पाता है, वो लॉस में उसको एक दिन तंग आकर खत्म करता है। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। हम दोष बहुत देते हैं उसको कि पानी मिला के दूध ला रहा है, वो ला रहा है, वो क्या करे बेचारा, वो क्या करे। अगर वो 5 किलो दूध बेचता है, 250 रुपए इकट्ठे होते हैं, एक काऊ दिन में 230 रुपए का फॉडर खा जाती है, कहां से उसका गुजारा होगा। और फॉडर उसको अगर खरीदना पड़ रहा है तो उसको और भी महंगा पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये तो मैं उस फॉडर की कॉस्ट बता रहा हूं जो वो खुद उगा लेता है अपने। उसने अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ सिर्फ फॉडर के लिए रखी हुई है, भाई 5 भैंसें रखी हुई, तो मैं यहाँ पर चारा या रजका उगा दूंगा, इसको 5 बार 6 बार कट जाता है, वो 6 बार कट जाएगा, उसको बिक जाएगा। सर आपको पता है तूड़ी का क्या रेट है? इट इज 400 रुपीज अ क्विंटल। 4 रुपए किलो तूड़ी का रेट है आज की तारीख में मार्केट में। सूखा फॉडर जो होता है, पंजाब से सारी तूड़ी पूरे इंडिया में बिकने के लिए आती है ट्रकों में। आपने देखे होंगे हाथी जैसे ट्रक बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ से पूरा, चारों तरफ से हाथी बन जाता है वो ट्रक। बिल्कुल बिल्कुल सही। दैट इज 400 रुपीज अ क्विंटल। इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जिसको गांव में कोई वैल्यू नहीं डालता था कि ये तो भूसा है, ऐसे पड़ा है, बेकार उड़ता रहता था इधर से उधर। तो सर चीजें भी चेंज हो गई हैं। सबसे बड़ी चीज है कि फार्म से हमारी प्लेट तक का रास्ता छोटा करना पड़ेगा। फार्म से किचन का रास्ता अगर आप छोटा नहीं करोगे तो ये सब समस्याओं से निदान नहीं पा पाओगे। प्याज का किसान को कीमत मिलता है 4 रुपए किलो, हम खरीदते हैं 40 रुपए किलो। 36 रास्ते में गायब हो जाता है, कौन इसके पास जाता है। आपकी ये जो देसी हाट आप लगा रहे हो, अगर देसी हाट में हम उस किसान को, अच्छा एक और इकोनॉमिक्स है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, एक और मेंटेलिटी वर्क करने लग जाती है कि यार तू, जब किसान को हम कहते हैं तू हमको डायरेक्ट बेचने आ रहा है तो हमको तू यार 7 रुपए किलो दे जा, ये मेंटेलिटी भी गलत है। नहीं, हम उसको उससे ज्यादा मूल्य दे रहे हैं। हम वीडियो रिकॉर्डिंग, हम उसको कहते हैं तू मंडी में 4 रुपए किलो में बेच रहा है,
हम 40 में लाते हैं, तू हमको 7-8 में दे जा, हम बहुत क्लेवर बन जाते हैं। कहते हैं कि हम 40 में खरीद रहे हैं तो हम बेटा हम तेरे से 30 में खरीदने को तैयार हैं, चल 30 में खरीदते हैं, हम दे हमको 30 में, तू हमारी पूरी बिल्डिंग में 20 फ्लैट है, हम सब खरीदते हैं, चल 30 रुपए किलो में, तू 2 बोरे ले आ, हम आज ही ले लेंगे। हम जब तक ऐसा काम नहीं करके दिखाएंगे ना, ये काम सफल नहीं होगा। हमको दिन बड़ा करना पड़ेगा किसान के लिए, कंज्यूमर को।